हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के बारे में, ठीक है, जो कि टाइटल में आप लोगों ने देखा है और थंबनेल में भी आप लोगों को पता चल गया है कि अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली वेस्टर्न फिलोसफी के पार्ट को देखूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, सिवाय जो अप्लाइड फिलोसफी के पार्ट है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। और इसी सेशन के बाद हम लोग उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो उसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा और कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीक में हमारा 4 डेज टेस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर शेड्यूल को देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा 1 जनवरी के टेस्ट जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, 4 जनवरी भी हो गया है। तो आज ही है 5 जनवरी एक टेस्ट है, ठीक है, शाम को 7 बजे और 10 बजे होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये 7 जनवरी हो, ठीक है। तो 7 जनवरी में टेस्ट होगा। 8 जनवरी आप लोगों को टेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसी दिन वेस्ट बंगाल सेट का, ठीक है, एग्जाम है। तो इसीलिए मैंने उस दिन टेस्ट नहीं रखा है। तो आप लोगों को 9 जनवरी टेस्ट मिलेगा फिलोसफी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। तो हम लोगों का जो टेस्ट का शेड्यूल है वो वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और सैटरडे और संडे। तो इन चारों दिन हम लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आप लोगों को हर वीक मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और जीमेल आईडी दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो दिसंबर 2022 जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये हमारा टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और इस दिसंबर जो एग्ज़ाम आप लोग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ये हर एक मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन ठीक है, इसका लास्ट डेट है 20 जनवरी, ठीक है। तो 20 जनवरी के पहले पहले आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग और कैंडिडेट नहीं लेंगे, ठीक है, इस कोर्स में। तो दिसंबर के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो 20 जनवरी के पहले पहले रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो और जिन लोगों को जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी करो तो उसके लिए हम लोग एक अलग से बैच शुरू करेंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो आप लोग देखो कमेंट सेक्शन, नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर अपना जो आंसर है वो भेजते रहिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग काउंट कीजिए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, उसके बाद हम लोग आप लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोलूँगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ मैच कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ गॉड इन प्लेटोज फिलोसफी, ठीक है। तो प्लेटो के दर्शन में ईश्वर की स्थिति क्या है, ठीक है। तो जो लोग हिंदी हिंदी बोल रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है गॉड इज द कॉज ऑफ आइडिया, ऑप्शन 2 गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम आइडिया, ऑप्शन 3 गॉड इज द सेम एज आइडिया, या फिर ऑप्शन 4 आइडिया इज द कॉज ऑफ गॉड। तो देखो अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर देखो आइडिया है,
यहाँ पर भी आइडिया है, यहाँ पर भी आइडिया, और यहाँ पर भी आइडिया है, राइट। तो प्लेटो के जो आइडिया है, ठीक है, वो क्या है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक आइडिया में रहता है, राइट। वो एक फॉर्म की तरह से एक दूसरे वर्ल्ड में रहता है जिसको ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कहा जाता है, राइट। तो उस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ही गॉड एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस वर्ल्ड में नहीं। तो जो गॉड है वो आइडिया की तरह ही है, राइट। तो गॉड इज द सेम एज आइडिया, राइट। तो ईश्वर प्रत्यय के जैसा ही है। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आंसर को देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज इनकम्पिटेबल विद द व्यू ऑफ बार्कले, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा है, तो ध्यान से। तो बार्कले के साथ क्या असंगत है? तो ऑप्शन 1 एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज, ऑप्शन 2 एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ऑप्शन 3 एक्सेप्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या फिर ऑप्शन 4 एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनलिज्म, ठीक है। तो मतलब प्रत्ययों की स्वीकार्यता, आत्मा के अस्तित्व की स्वीकार्यता, ऑप्शन 3 अमूर्त प्रत्यय की स्वीकार्यता, या फिर नामरूपवाद की स्वीकार्यता। तो यहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपर में बैठोगे तो ये सारे देखा करो कि कहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा है, कहाँ पर कॉम्पिटेबल लिखा है, कहाँ पर कंसिस्टेंस लिखा है, राइट। तो ये सारे वर्ड आप लोगों ने देखा करो, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन को जानते हुए भी गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। तो देखो, इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है कि आप लोग कौन सा कॉम्पिटेबल है उसको ढूंढो, और जो इनकॉम्पिटेबल है वो तो अपने आप निकल के आ जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डायरेक्ट इनकॉम्पिटेबल को ढूंढ के निकालो। तो देखो, हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो जो बार्कले है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़ ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ये भी सही है। और देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिजेक्ट किया है, एक्सेप्टेंस नहीं किया है। तो एक्सेप्ट किसने किया है? वो लॉक ने किया है, ठीक है। तो जॉन लॉक ने एक्सेप्ट किया है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को। और देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनलिज्म ये तो बिल्कुल सही है। नॉमिनलिज्म नामवाद को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ही है, राइट। तो आप लोग एक और यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो बार्कले को आइडियलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आइडियलिस्ट इसको क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने कहा है कि देयर इज नो नॉलेज व्हिच इज नॉट द फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो लिख देते हैं, देयर इज नो नॉलेज which is not in the form of ideas। मतलब कि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो आइडिया के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए, यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विथ स्पिनोजा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट लिखा है, ठीक है, मतलब सुसंगत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पिनोजा के साथ सुसंगत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 माइंड एंड मैटर आर पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब मन और जड़ वस्तु द्रव्यों के समांतर गुण है। या फिर ऑप्शन 2 माइंड एंड मैटर आर टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस, मतलब मन और जड़ वस्तु पृथक द्रव्य है। या फिर ऑप्शन 3 माइंड इज डिराइव्ड फ्रॉम मैटर, मतलब मन जड़ वस्तु से उत्पन्न है। या फिर ऑप्शन 4 मैटर इज द डिराइव्ड फ्रॉम माइंड, मतलब जड़ वस्तु मन से उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है, ठीक है, जो अगले सेशन में हम लोगों ने लिया था नोट्स के बारे में, ठीक है, तब आप लोगों को बताया था। तो देखो, यहाँ पर पैरेलल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था कि पैरेललिज्म, ठीक है, जो माइंड एंड बॉडी या फिर माइंड एंड मैटर के बारे में जो स्पिनोजा ने बात किया था, ठीक, वो उसको पैरेललिज्म कहा जाता है, राइट। और डेकार्ट्स का जो है वो इंटरेक्शनिज्म कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, माइंड एंड मैटर आर द पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये है हमारा
करेक्ट आंसर स्पिनोजा के साथ कंसिस्टेंट करता है। अब ये बताओ कि ऑप्शन 2 में माइंड एंड मैटर आर टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंस, ये किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पर। तो ये डेकार्ट्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं जानता था अब जान लिया, तो अब लिख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The so-called cause is nothing but one event immediately succeeded by another event. The succeeded event may be called effect. That is all. Who among the following holds this view? मतलब तथाकथित कारण कुछ नहीं है बल्कि एक घटना तुरंत पूर्ववर्ती घटना का स्थान ले लेती है, तो परवर्ती घटना को प्रभाव कहा जा सकता है। तो ऐसा ही है। तो ये किसके विचार है? तो ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 कांट, ऑप्शन 3 ह्यूम या फिर ऑप्शन 4 डेकार्ट्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को तो देखो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट ये किसके साथ मैच करता है? ये ह्यूम के साथ मैच करता है, राइट। मतलब कारण और कार्यों के बारे में ह्यूम ने बात किया है। ओके यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द एंशिएंट ग्रीक प्लुरलिस्ट? तो निम्नलिखित में से कौन प्राचीन ग्रीक बहुलतावादी विचारक है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 पार्मेनिडिस, ऑप्शन 2 जेनो, ठीक है, ऑप्शन 3 एम्पेडोक्लेस या फिर ऑप्शन 4 एनाक्सिमेंडर। तो जल्दी से बताओ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो। तो देखो प्लुरलिस्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, तो पार्मेनिडिस ये तो प्लुरलिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि रियलिटी इज वन, राइट। तो लिख देते हैं वन इटर्नल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अब जेनो ये भी प्लुरलिस्ट नहीं है। तो जेनो ने क्या कहा है कि बीइंग अलोन इज रियल। अलोन इज रियल, ठीक है। तो और जेनो का और एक कोटेशन है, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए कि मोशन इज इम्पॉसिबल। मोशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारे लिख लीजिए अपने कॉपी पर। अब देखो एनाक्सिमेंडर या फिर एम्पोडोक्लेस, तो एनाक्सिमेंडर ये भी नहीं है, राइट, और एम्पोडोक्लेस यही बचता है। तो एम्पोडोक्लेस इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मोशन इज इम्पॉसिबल मतलब जो गति है वो असंभव है, ठीक है, और बीइंग अलोन इज रियल मतलब जो सत्ता है, ठीक है, वही रियल है, और रियलिटी इज वन मतलब सत्ता एक ही है और वो शाश्वत है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, यस, तो ऑप्शन 3 एम्पोडोक्लेस ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो नंबर 6 mean may come and mean may go but the man type the human race goes on forever। तो whose view is this? मतलब इंसान आता है और जाता है किंतु मानव जाति मानवीय प्रजाति सदैव चौतायमान होते हैं। तो ये किसका विचार है? तो ऑप्शन 1 एरिस्टोटल, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 प्रोटागोरस या फिर ऑप्शन 4 जॉर्जियस। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। तो ये कोटेशन आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है, कि मीन मे कम एंड मीन मे गो बट द मैन टाइप द ह्यूमन रेस गोज ऑन फॉर एवर, ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। यस, तो ऑप्शन 2 प्लेटो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब कांट के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो एक ही सीरियल में हम लोगों ने इसको लिया है। ठीक है, तो अब देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम इज नॉट कंडक्टिव टू इमानुएल कांट। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ध्यान से कि इमानुएल कांट के लिए कौन सा सहायक नहीं है,
राइट। तो टू लिमिट ह्यूम स्केप्टिसिज्म, टू लिमिट डॉगमेटिज्म, टू प्रूव दैट रीजन वाज ऑल इन ऑल, या फिर ऑप्शन 4 टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक अप्रायोरी प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी जानते तो हम लोग बताते हैं। तो देखो कि ह्यूम के जो स्केप्टिसिज्म है, ठीक है, उसके बारे में इमानुएल कांट ने बात किया है, ठीक है, डॉगमेटिज्म के बारे में बात किया है, और यह बात देखो टू प्रूव दैट रीजन वाज ऑल इन ऑल, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इमानुएल कांट है वो ना ही तो रैशनलिज्म है ना ही एम्पिरिसिज्म है, राइट। वो तो दोनों को कंबाइन करके रिकॉन्सिलेशन किया है, राइट। तो ये रीजन वाज ऑल इन ऑल, ठीक है, तो ये नहीं है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा गलत हो जाएगा। आज ऑप्शन 4 टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक अप्रायोरी प्रोपोजिशन, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है कांट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर भी नॉट लिखा हुआ है, तो ये नॉट को आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 1 पर है कि नॉलेज कंसिस्ट ऑफ सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। एनालिटिक जजमेंट आर ऑलवेज अप्रायोरी, ये भी सही है। अब एनालिटिक जजमेंट्स डू नॉट ऐड टू आवर नॉलेज, या फिर ऑप्शन 4 सिंथेटिक जजमेंट्स गिव 100% श्योर नॉलेज, ठीक है। तो देखो एनालिटिक जजमेंट्स डू नॉट ऐड टू आवर नॉलेज, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखो जो सिंथेटिक जजमेंट्स है वो मतलब कह रहा है कि संश्लेषात्मक जो निर्णय है वो 100% निश्चित ज्ञान देता है। ये तो 100% किसी भी से हम लोगों को नॉलेज नहीं मिलता है, राइट। तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं, यस। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है कि सिंथेटिक जजमेंट्स गिव 100% श्योर नॉलेज, ये नहीं है, कांट के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर कांट व्हाट इज द फैकल्टी दैट कोऑर्डिनेट्स सेंसेशन एंड परसेप्शन, मतलब कांट में संवेदना और धारणा का जो सामंजस्य करता है, ठीक है, वो मौन शक्ति क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 टाइम, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन, स्पेस, या फिर कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा लेंदी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो मुझे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग करेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन, तो एक बार देख लेते हैं, यस। तो आप लोग इसमें चांस ले सकते हो, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं भी पता, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप लोग डायरेक्ट निकाल दोगे कि यही है ऑप्शन 2, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप लोग चांस ले सकते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा कंसिस्टेंट है कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के बारे में, ठीक है। मतलब निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि और कांट के निरपेक्ष आदेश से संबंधित कुछ को चुनिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंटरनल लॉ ऑफ कॉन्साइंस, ऑप्शन बी अप्रायोरी, ऑप्शन सी मोरल लॉ, या फिर ऑप्शन डी नेचुरल लॉ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कंसिस्टेंट कौन कौन सा है तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि इनकंसिस्टेंट कौन सा है उसको निकालो, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, उसके बारे में तो इन्होंने बात नहीं किया है एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में, राइट। वहाँ पर तो मोरल लॉ के बारे में बात किया है, राइट। तो यहाँ पर डी कहाँ पर है उसको एलिमिनेट कर दो, तो डी को एलिमिनेट कर दिया। तो सी तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मोरल लॉ के बारे में, तो सी एक ही ऑप्शन पर है, राइट, वो है ऑप्शन 3। तो मतलब उसके साथ ए और बी ये दोनों भी आ जाएगा, राइट। तो इंटरनल लॉ ऑफ कॉन्साइंस और अप्रायोरी और मोरल लॉ, ठीक है, तो ये तीनों कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में आते हैं,
राइट, और ये कांट के साथ कंसिस्टेंट भी है। तो आप लोग लिख लीजिए कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है, उसके बाद इस तरह से 3, ठीक है, शाखाएं निकाल दीजिए, ठीक है, और एक एक करके लिख लीजिए कि इंटरनल लॉ ऑफ कॉन्सेंस, अप्रोराई और यहाँ पर मोरल लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका झुकाव अतीन्द्रिय प्रत्ययवाद को स्वीकारने की ओर है, मतलब किसने स्वीकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लाइन नहीं कहा है, इंक्लाइन कहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इंक्लाइन कहा है। तो ऑप्शन 1 हेगल, ऑप्शन 2 कांट, या फिर ऑप्शन 3 डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन 4 ह्यूम, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, ठीक है, वो कांट के साथ ही मैच करता है, राइट। तो कांट ने ट्रांसेंडेंटल के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, मतलब बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के समन्वय का प्रमुख वास्तुकार कौन है, ठीक है। ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 स्पिनोजा, ऑप्शन 3 ह्यूम, या फिर ऑप्शन 4 कांट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को, ठीक है, जो रिकॉन्साइल करते हैं वो क्या है, वो ऑप्शन 4 कांट हो जाएगा, राइट। और कांट का जो थ्योरी है, ठीक है, इसको कंसल्ट करके बाद वो है विचारवाद, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने लिख लीजिए, ठीक है, यस। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू हुम वन आइडिया कैन नॉट परसीव अनदर आइडिया, देयरफॉर देयर शुड एग्जिस्ट ए सोल व्हिच परसीव्स आइडियाज, एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, इसलिए प्रत्यय के प्रत्यक्ष हेतु एक आत्मा होती है या फिर आत्मा होना चाहिए। तो ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 ह्यूम, ऑप्शन 3 बार्कले, या फिर ऑप्शन 4 लाइबनिज। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आप लोगों को, ठीक है, बताया था कि जहाँ पर नोट दे रहा था, ठीक है, तो कि वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ परसेप्शन। तो ये किसका मत था? ये बार्कले का था, राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर परसीवर, परसीव्स, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष के बारे में बात कर रहा है, राइट, परसेप्शन के बारे में बात हो रहा है। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चीजें रिलेट हो रहा है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट व्यू ऑफ एनाक्सागोरस, ठीक है। तो एनाक्सागोरस के अकॉर्डिंग तो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एलिमेंट्स आर विदाउट क्वालिटीज, मतलब तत्व बिना गुणों के होते हैं। ऑप्शन 2 एलिमेंट्स आर ओनली 4 इन नंबर, मतलब तत्व केवल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 3 चेंज इज इम्पॉसिबल, मतलब परिवर्तन असंभव है। या फिर ऑप्शन 4 माइंड इनिटेट्स मोशन इन द एलिमेंट्स, मतलब मस्तिष्क तत्वों की गतिशील बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स आर विदाउट क्वालिटीज, ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये तो एनाक्सागोरस ने नहीं कहा है, राइट। तो इसके जैसा सेम टू सेम एक और कोटेशन है कि द मैन विदाउट क्वालिटीज, ठीक है, द मैन विदाउट क्वालिटीज, ये किसका मत है? वो है रॉबर्ट मुसिल का, ठीक है। और एलिमेंट्स आर ओनली 4 इन नंबर, ये किसका है? ये तो एरिस्टोटल का है,
ठीक है। तो एरिस्टोटल ने 4 कैटेगरीज के एलिमेंट्स के बारे में बात किया है। ठीक है, वो कौन कौन सा है कि रुको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अर्थ, राइट, एयर, वाटर और फायर। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये हॉट, कोल्ड, वेट और ड्राई। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बात किया है, इन 4 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अब चेंज इज इम्पॉसिबल, ये भी एनाक्सागोरस के द्वारा नहीं कहा गया था। ठीक है, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल वो कहा है कि जॉर्ज, ठीक है, बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा कहा गया था कि प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। ओके, एंड these who cannot change their minds cannot change anything। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो ऑप्शन 4 माइंड इनिटेट्स मोशन इन द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, एनाक्सागोरस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये स्टैटिक नोट्स पर आप लोग लिख लीजिए कि एनाक्सागोरस, ठीक है, माइंड इनिटेट्स मोशन इन द एलिमेंट्स, मतलब मस्तिष्क तत्वों को गतिशील बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो हेगल के व्यू पॉइंट पर, ठीक है, कौन सा इनकॉम्पिटिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकॉम्पिटिबल लिखा है, ध्यान से। तो ऑप्शन 1 कॉन्ट्राडिक्शन इज द रूट ऑफ ऑल लाइफ एंड मूवमेंट, मतलब विरोधाभास समग्र जीवन और गति का मूल है। ऑप्शन 2 एवरीथिंग टेंड्स टू चेंज इनटू इट्स ऑपोजिट, मतलब प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति अपने विरुद्ध बदलने की है। या फिर ऑप्शन 3 द सीड ऑफ एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ एंड ट्रांसेंड इटसेल्फ, मतलब जैसे बीज अपने विरुद्ध होते हुए अपने अतिक्रमण करता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन 4 द एब्सोल्यूट इज अ मिथ, मतलब निरपेक्ष एक मिथ है। तो फ्रेंड्स कौन सा कॉम्पिटिबल है ये पहले आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन इज द रूट ऑफ ऑल लाइफ एंड मूवमेंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखो एवरीथिंग टेंड्स टू चेंज इनटू ऑपोजिट, ये भी सही है। और द सीड फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ एंड ट्रांसेंडेंट इटसेल्फ, तो कॉन्ट्राडिक्ट्स के बारे में बात किया है, तो ये भी सही है। और द एब्सोल्यूट इज अ मिथ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तब देख लेते हैं। तो यस, ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलोसॉफिकल अनएक्सेप्टेबल टू सेंट एंसेलम। ठीक है, तो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से। तो दार्शनिकता की दृष्टि से सेंट एंसेलम को क्या स्वीकार्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 फेथ, अंडरस्टैंडिंग फेथ, अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिवेलेशन इज ट्रू, या फिर गिविंग अप रीजन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एंसेलम को पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने रीजन और फेथ के बारे में बात किया है। राइट, तो रीजन और फेथ ये इनका कीवर्ड है। तो देखो यहाँ पर कि फेथ तो है, राइट, और अंडरस्टैंडिंग फेथ ये भी है। अब देखो अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिवेलेशन इज ट्रू या फिर गिविंग अप रीजन। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर रीजन है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत बड़ा गलती करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि गिविंग अप रीजन, राइट, मतलब परित्याग करना तर्कों का। तो ये तो परित्याग नहीं करते हैं, वो एक्सेप्टेंस करते हैं। राइट, तो ये हमारा अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। राइट, और ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिवेलेशन इज ट्रू, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर कौन सा अनएक्सेप्टेबल है कि ऑप्शन 4 गिविंग अप रीजन। ठीक है, देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज फार एज रैशनलिज्म इज कॉन्सेमेंट एज ए फिलोसॉफिकल थ्योरी, मतलब तर्क बुद्धिवाद के संबंध में दार्शनिक सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है, ध्यान से। इनकरेक्ट यहाँ पर देखो
ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है कि रीजन एंड रीजन अलोन इज द सोर्स ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल नॉलेज। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि रैशनलिज्म है, राइट, वो तो रीजन के बारे में बात करता है, और जो एम्पिरिसिज्म है वो सेंस एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रीजन एंड रीजन अलोन इज द सोर्स ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल नॉलेज, ये तो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन 2 पर क्या है कि रीजन इज परमानेंट एंड अनचेंज, ये भी सही है, राइट, यहाँ पर भी रीजन के बारे में बात हो रहा है। अब देखो सेंस एक्सपीरियंस इज डिसिप्टिव एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फिलोसॉफिकल नॉलेज, ये भी सही है, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर सेंस एक्सपीरियंस लिखा है तो आप लोगों ने क्यों इसको सिलेक्ट किया, मतलब करेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर डिसिप्टिव लिखा है, राइट, और यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, ठीक है, तो ये इसके बुराई के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होते, तो ये तो एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन 4 रीजन लिमिट्स इटसेल्फ एंड डिफेक्टिव, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर डिफेक्टिव बोल दिया, राइट, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब समझ में आ रहा है, तो एक बार फटाफट से सभी ने थम्स अप दीजिए। ओके, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नॉलेज इज पॉसिबल इट कंसर्न्ड विद द जनरल एंड टिपिकल नॉट द पार्टिकुलर एंड एक्सीडेंटल, तो ये किसका मत है? ज्ञान संभावना है, इसका संबंध सामान्य और प्रारूपिक से है, ना कि विशिष्ट और घटना से है, ये किसका विचार है? तो ऑप्शन 1 सोफिस्ट, ऑप्शन 2 एटोमिस्ट, ऑप्शन 3 सोक्रेटिस, या फिर ऑप्शन 4 एम्पोडोक्लस। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और ये देखो नॉलेज इज पॉसिबल, ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 सोक्रेटिस ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप लोग लिख लीजिए स्टैटिक नोट्स पर कि नॉलेज इज पॉसिबल इट इज कंसर्न्ड विद द जनरल एंड टिपिकल नॉट इन द पार्टिकुलर एंड एक्सीडेंटल। ओके, अब देखो ये तो फ्री का 2 नंबर है, राइट, तो हम लोगों ने अभी अभी पिछले सेशन में ही आप लोगों को बताया था, जहाँ पर एरिस्टोटल का नोट्स दे रहा था कि गॉड इज द अनमूव्ड मूवर, तो ये किसने कहा है? ये एरिस्टोटल ने कहा है, राइट। तो अगर आप लोगों ने एरिस्टोटल का सेशन नहीं देखा है तो जाइए, इस चैनल पर ही है, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, तो एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल है ह्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ह्यूम का अस्वीकार योग्य है? अस्वीकार योग्य है। तो ऑप्शन 1 नॉलेज एज रिलेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एज मैटर्स ऑफ फैक्ट, रिफ्यूटेशन ऑफ द कॉजल रिलेशन, या फिर नॉलेज ऑफ सोल वर्ल्ड एंड गॉड इज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पर आइडियाज है, राइट, वो तो सही है। यहाँ पर देखो नॉलेज एज मैटर्स ऑफ फैक्ट, ये भी सही है। और यहाँ पर देखो कॉजल रिलेशन, राइट, ये तो बिल्कुल सही है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात हो रहा है, राइट, कॉज एंड इफेक्ट, राइट, रिफ्यूटेशन ऑफ द कॉजल रिलेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट के संबंधों को उन्होंने खंडन किया है, राइट, ये तो बिल्कुल सही है। आप देखो ऑप्शन 4 नॉलेज ऑफ सोल वर्ल्ड एंड गॉड इज पॉसिबल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन करके आप लोगों को आंसर निकालना होगा, ठीक है, एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को ये एग्जाम के टाइम बहुत दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, तो इससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो द डिवीजन ऑफ क्वालिटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज अनफिलोसॉफिकल, हु हेल्ड दिस व्यू? ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक के रूप में गुणों का विभाजन अदार्शनिक है, ये किसका मत है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज को देखकर, ठीक है, आप लोगों ने लॉक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है, तो आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती करोगे। तो यहाँ पर अनफिलोसॉफिकल लिखा है,
ठीक है, ये भी आप लोगों को देखना है, राइट। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि द डिवीजन ऑफ क्वालिटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अनफिलोसॉफिकल जोड़ दिया है, तो ये लॉक का नहीं है, ये बार्कले का है, राइट, ओनली बार्कले। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। तो देखो, बार्कले इज कॉल्ड एज आइडियलिस्ट बिकॉज, ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि बार्कले के आइडियलिस्ट क्यों कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर वो आंसर को यहाँ पर ढूंढ पाओगे। तो देखो, ही वॉज ए बिशप, इसलिए इसको आइडियलिस्ट कहा जाता है, नहीं। देयर इज नो नॉलेज विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने लिखा था वहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन 2 यही है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और बाकी जो 2 ऑप्शन है, ठीक है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि मैटर्स लीस्ट टू हिम, ये भी नहीं है। और ही पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल थिंक विद द लर्नड एंड स्पीक विद द वल्गर, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ये नहीं है, ऑप्शन 3 नहीं है, और ऑप्शन 1 नहीं है, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऑप्शन 2 ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड कार्टेशियन रियलिज्म रैशनलिज्म, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने डेकार्तवादी बुद्धिवाद को आलोचना की थी। तो ऑप्शन 1 सेंट ऑगस्टिन, ऑप्शन 2 स्पिनोजा, ऑप्शन 3 लाइबनिज, या फिर ऑप्शन 4 ह्यूम। तो देखो, यहाँ पर कार्टेशियन रैशनलिज्म के बारे में बात किया गया है, राइट। तो सेंट ऑगस्टिन ये तो डेकार्ट से पहले आया था, राइट, तो ये तो नहीं होगा, राइट। अब देखो, रैशनलिज्म है तो ये स्पिनोजा और लाइबनिज ये दोनों भी नहीं है, राइट, क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब ह्यूम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पिरिसिज्म है, राइट। तो ये एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है, राइट, तो ह्यूम तो ये बुद्धिवाद को खंडन करता है। ओके, यस, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉम्पिटेबल विथ डेकार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेबल लिखा है, ध्यान से। तो डेकार्ट के अनुसार असंगत क्या है। तो ऑप्शन 1 टेकिंग मैथमेटिक्स एज द मॉडल ऑफ फिलोसॉफिकल मेथड, ऑप्शन 2 सिटिंग द फेस अगेंस्ट ओल्ड अथॉरिटीज, या फिर ऑप्शन 3 व्यूइंग सेंस एक्सपीरियंस एज द गेटवे टू ऑल नॉलेज, या फिर ऑप्शन 4 रिकॉन्सिलेशन ऑफ मेसिनिज्म एंड द नोशन ऑफ गॉड सोल एंड फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा है तो देखो यहाँ पर, ठीक है, कि सेंस एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है, राइट। तो व्यूइंग सेंस एक्सपीरियंस एज ए गेटवे टू ऑल नॉलेज, क्या ये डेकार्ट के साथ कॉम्पिटेबल है, ये तो नहीं है, राइट। सेंस एक्सपीरियंस के बारे में तो डेकार्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, राइट, एम्पिरिसिस्ट तो नहीं है। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है एक बार उसको भी देख लेते हैं कि देखो, टेकिंग मैथमेटिक्स एज द मॉडल ऑफ फिलोसॉफिकल मेथड, सही है। सिटिंग द फेस अगेंस्ट ऑल अथॉरिटीज, मतलब प्राचीन विद्वानों के विपरीत नए चेहरे लाना, ठीक है, तो ये भी सही है। अब रिकॉन्सिलेशन ऑफ मैसेनिज्म, मतलब यांत्रिकता का समन्वय और ईश्वर आत्मा और स्वतंत्र एक अभिप्राय है, ठीक है, तो ये भी सही है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार मैंने ठीक कहा है कि नहीं कहा। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से फटाफट से थम्स अप दीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत सारे जुड़ जाए। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैच द लिस्ट पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो मिलके बोलो, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस ये किसके साथ मैच होगा, ये एटॉमिक थ्योरी के साथ मैच होगा, राइट।
क्योंकि वो एटम के बारे में बात किया है। और बताओ पिथागोरस किसके साथ मैच होगा? द डॉक्ट्रिन ऑफ नंबर्स, राइट। तो अगर आप लोगों ने एक ऑप्शन को मैच कर दिया तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस को 1 के साथ मैच कर दिया है, राइट। तो डी को 1 से मैच किया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, अब देखो जो एम्पोडोक्लेस है वो कौन सा होगा? द डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। ओके, और एनाक्सागोरस ये कौन सा हो जाएगा? ये द डॉक्ट्रिन ऑफ नोज या फिर नाउज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि एम्पोडोक्लेस ने द डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमेंट्स इसके बारे में बात किया है, राइट। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा था कि एलिमेंट्स के बात हो रहा था, वो कहा था, रुको यहाँ पर, राइट। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात किया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो थ्योरी है वो एम्पोडोक्लेस ने दिया है। ठीक है, तो एम्पोडोक्लेस ने एलिमेंट्स के थ्योरी के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए एलिमेंट थ्योरी। ओके, तो आप लोग बताओ इस 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन पर जल्दी। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से आप लोगों की फायदा होगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, और डेली क्विजेस होते हैं हमारा 8 से 8:30 बजे तक। ठीक है, तो 8 बजे हमारा पेपर 1 का क्विज होते हैं सुबह की। ठीक है, और 8:30 बजे हम लोगों का पेपर 2 का क्विज होता है जो कि फिलोसफी का क्विज है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आपको इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग उस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। ठीक है, इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक्स, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों ने इस सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। ठीक है, आपके लाइक से भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और भी सारे वीडियोज़ को बनाने में। ठीक है, तो इसे घटने मत देना। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।